हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 12 सब्जेक्ट आपके फिजिकल एजुकेशन के यूनिट 9 जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में कुल मिला के आपको 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला इसमें टॉपिक है जिसका नाम है पर्सनालिटी, इट्स डिफिनेशन, टाइप्स, जंग क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है और बिग 5 थ्योरीज भी पढ़नी है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक्स। थर्ड टॉपिक आपको पढ़ना है एक्सरसाइज एडिरेंस, रीजन, बेनिफिट एंड स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसिंग इट। सेकेंड लास्ट टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, इस यूनिट पे पढ़ना है मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, सेल्फ स्टीम, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक और लास्ट में आपको पढ़ना है गोल सेटिंग। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें पहला जो टॉपिक है वो पर्सनालिटी है, लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए साइकोलॉजी किसे कहते हैं। देखिए, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, मानव व्यवहार की स्टडी करना और मानव संबंधों का अध्ययन भी करना होता है साइकोलॉजी में। तो साइकोलॉजी की मीनिंग मैंने आपको बता दी। साइकोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना एंड ह्यूमन रिलेशनशिप की भी स्टडी करना, यानी मानव संबंधों का अध्ययन करना, साथ साथ मानव व्यवहार का भी अध्ययन करना साइकोलॉजी कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे है इसमें पर्सनालिटी। देखिए, पर्सनालिटी कहते किसको है। पर्सनालिटी इज़ द टिपिकल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर्स दैट मेक्स ए पर्सन यूनिक। किसी पर्सन को यूनिक बनाता है उसकी थिंकिंग, उसकी फीलिंग और उसका बिहेवियर। तो इन सब को अगर हम जोड़ें, यानी थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर, तो एक यूनिक पैटर्न बनता है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है, यानी उसकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। किसी की थिंकिंग, किसी की फीलिंग और किसी के बिहेवियर को हम बोल सकते हैं पर्सनालिटी, या उसका हम टिपिकल पैटर्न भी बोल सकते हैं, जिससे वह व्यक्ति यूनिक या अद्वितीय या विशिष्ट लगता है। इसके साथ साथ एक डिफिनेशन सिगमंड फ्रायड की हम समझ लेते हैं। देखिए, सिगमंड फ्रायड कहते हैं पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेड्स, यानी कि इसका मतलब सिंपल कहा है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व एक व्यक्ति की विशिष्ट या अद्वितीय प्रतिरूप है। किसी व्यक्ति की अद्वितीय प्रतिरूप को हम बोल सकते हैं यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेड्स। उसके अद्वितीय लक्षण उसको क्या बनाते हैं, यूनिक। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हो गई सिगमंड फ्रायड की। आगे हम बढ़ते हैं, इसके डायमेंशन पढ़ लेते हैं, यानी पर्सनालिटी के डायमेंशन। देयर आर 4 डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के कुल 4 डायमेंशन होते हैं, जिसमें फिजिकल डायमेंशन पहला है। फिजिकल डायमेंशन में इट इज़ रिलेटेड विद अपीयरेंस, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, वेट, हाइट, स्किन कलर। यानी फिजिकल डायमेंशन में हम क्या पढ़ते हैं, उसके शेप को पढ़ते हैं, उसके साइज़ को पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, उस बॉडी वेट को पढ़ते हैं, बॉडी हाइट को पढ़ते हैं और स्किन कलर को भी हम स्टडी करते हैं। ये उससे संबंधित है फिजिकल डायमेंशन से। नेक्स्ट है इसमें मेंटल डायमेंशन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें मेंटल डायमेंशन है। ठीक है, मेंटल डायमेंशन का मतलब होता है मेंटल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे देखिए, मेंटल डायमेंशन इज रिलेटेड टू मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज़। क्षमताओं से है। मेंटल मतलब मानसिक और इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक शक्ति से है। उसकी बौद्धिक शक्ति मानसिक शक्ति से है और उसकी क्षमताओं से है। तो ये तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मेंटल डायमेंशन में हम स्टडी करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन में हम स्टडी करते हैं मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की स्टडी करते हैं और साथ साथ उनकी एबिलिटीज़ की भी स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सोशल डायमेंशन। देखिए, सोशल डायमेंशन का मतलब सोशल स्किल से आप समझिएगा। देखिए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, उनके अंदर एक मैनर आ जाते हैं, एक उनके अंदर गुड एटीट्यूड आ जाता है, हेल्पफुल नेचर आ जाता है और काइंडनेस। ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं आपको सोशल डायमेंशन में देखने को मिलती है। जैसे कि आपने इसमें देखा होगा, इसमें लिखा है ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल। कैसे हैं, सोशल एनिमल हैं, समाज में रहना ही है, तो उनके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि काइंडनेस, जैसे कि
हेल्पफुल नेचर, है ना, कॉपरेशन करना, हेल्प करना, मैनर, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? सोशल डायमेंशंस में आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है इमोशनल डायमेंशन। अब इमोशनल डायमेंशन का मतलब आप समझिएगा, इमोशनल डायमेंशन कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इमोशनल डायमेंशन उनके इमोशंस कंट्रोल से रिलेटेड है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इट मीन्स दैट वंस मस्ट हैव प्रॉपर कंट्रोल ऑफ वेरियस इमोशंस सच एज फियर, एंगर, डिस्ट्रेस, है ना, हैप्पीनेस, इन पर प्रॉपर कंट्रोल, और किसी भी सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में इन सब पे कंट्रोल करना क्या कहलाता है? आपका इमोशनल डायमेंशन के रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। देखिए, डायमेंशन भी 4 तरीके की होती हैं और पर्सनालिटी के टाइप भी 4 तरीके के हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 4 तरीके के हैं। पहला जो डायमेंशन यानी टाइप्स है वो है टाइप ए, दूसरा टाइप बी है, तीसरा टाइप सी है और तीसरा टाइप डी पर्सनालिटी है। तो पहला टाइप जिसका नाम है टाइप ए पर्सनालिटी, इस तरीके के लोग कैसे होते हैं? कंपटेटिव होते हैं। द इंडिविजुअल विद दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी आर वेरी कंपटेटिव, यानी कि वो ऐसे लोग होते हैं जिनको कंपटीशन देना बहुत पसंद है। ठीक है, आत्म आलोचक भी होते हैं, है ना, सेल्फ क्रिटिकल होते हैं ऐसे लोग, सेल्फ क्रिटिकल यहाँ पे देखिए लिखा है। और ये हार्ड वर्कर होते हैं, हार्ड वर्क करना इनको पसंद होता है क्योंकि ये कम्पिटिटिव हैं, ये आप देख सकते हैं कम्पिटिटिव पर्सन होते हैं। और टाइप बी वाले इनके अपोजिट होते हैं। द इंडिविजुअल विद दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी आर नॉट कम्पिटिटिव। आप ए को याद रखिएगा, कम्पिटिटिव होते हैं, और बी को याद रखिएगा, बी टाइप ऑफ पर्सनालिटी, ये नॉन कम्पिटिटिव होते हैं। तो नॉन कम्पिटिटिव होने से इनके अंदर कभी कभी देख सकते हैं, दे कैन बी कॉल्ड सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ, कह सकते हैं सक्सेसफुल, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ पर्सनालिटी आप देख सकते हैं, ये इन दोनों यानी ऊपर ए पर्सनालिटी और बी पर्सनालिटी से अलग हैं। ये प्लीजिंग और रिलैक्स्ड रहना पसंद करते हैं, यानी कि एक तरीके से सी टाइप ऑफ पर्सनालिटी वाले कैसे रहना चाहते हैं? एकदम रिलैक्स्ड रहना है, प्लीजिंग एंड रिलैक्स्ड रहना पसंद करते हैं। इनका मन होता है कि हम रिलैक्स रहें, कंपटीशन में ना पढ़ें। लेकिन ऐसे लोगों को जब देखा गया है कि हाई रिस्क ऑफ कैंसर देखने के चांसेस मिलते हैं। और लास्ट वाला है टाइप डी पर्सनालिटी। ऐसे पर्सनालिटी यानी टाइप डी पर्सनालिटी वाले लोग कैसे होते हैं? इनके अंदर हाई डिग्री डिस्ट्रेस देखा गया है, यानी द इंडिविजुअल विद द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी यूजली सफरिंग फ्रॉम हाई डिग्री ऑफ डिस्ट्रेस। ऐसे लोगों को डिस्ट्रेस की होने की, यानी कि अब मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों को डिप्रेशन में रहने की आदत होती है, हाई डिग्री डिप्रेशन में रहने की रिलेटेड होते हैं। इसके बाद पर्सनालिटी टाइप्स के बाद हम जंग्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो जंग्स क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बता दूं, जंग्स क्लासिफिकेशन ने 3 तरीके के लोगों को क्लासिफाई किया है। एक इंट्रोवर्ट्स, दूसरा एक्सट्रोवर्ट्स और तीसरा है इसमें एमीवर्ट्स। तो जंग्स क्लासिफिकेशन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। जंग्स क्लासिफिकेशन के 3 मेन पहलू हैं जंग्स क्लासिफिकेशन, जिसमें है इंट्रोवर्ट्स। देखिए, इंट्रोवर्ट्स पर्सनालिटी के लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग साइनेस होते हैं, यानी कि शर्मीले होते हैं, सोशल विड्रॉल रखते हैं, और इनकी टेंडेंसी कैसी होती है? लेस टॉक करना, कम बात करना। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट्स का मतलब आप समझ गए। इंट्रो का मतलब खुद में रहने वाला व्यक्ति जो कम बात करे, सोशल विड्रॉल रखे। एक्सट्रोवर्ट इसका अपोजिट है। एक्सट्रोवर्ट्स क्या करता है? वो फ्रेंडली रहना पसंद करता है, आउटगोइंग, बाहर जाना, टॉकटिव है एंड सोशल इन नेचर, और समाज से जुड़ने में, समाज के केयर रखने में या समाज से कनेक्ट रहने में वो उसको अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं लोगों से मिलके। इसके बाद इसमें थर्ड पर्सन है एमीवर्ट्स, आप देख सकते हैं। तो थर्ड पर्सन है जंग्स क्लासिफिकेशन में, वो है एमीवर्ट्स। एमीवर्ट्स में कहा गया है, एमीवर्ट्स को एक बार पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। देयर आर ओनली फ्यू पर्सन हु आर प्योर इंट्रोवर्ट्स
और पेवर एक्सट्रोवर्ट। ऐसे कुछ ही लोग हैं जो पेवर इंट्रोवर्ट्स हों। इंट्रोवर्ट्स मतलब खुद में रहना, है ना, किसी से बात ना करना, सोशल विड्रॉल रखना, देखिए इसमें लिखा भी है। और दूसरा इसमें लिखा है कि जो एक्सट्रोवर्ट्स, ऐसे पेवर लोग, यानी 100% ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो इंट्रोवर्ट हों एक्सट्रोवर्ट हों। तो जो बाकी जो बचे उनको हम एमिवर्ट्स कहते हैं, या फिर हम बोलें कि जिनके अंदर दोनों क्वालिटी, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स, दोनों तरीके की क्वालिटीज़ मिलें, उसको हम बोलते हैं एमिवर्ट्स। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? एमिवर्ट्स। तो जंग्स क्लासिफिकेशन को आप समझ गए होंगे। सीजी जंग्स ने इस बारे में कहा कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स और एमिवर्ट्स, 3 तरीके के पर्सनालिटी हैं। जो एमिवर्ट्स हैं, इसमें इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों तरीके के लोग की क्वालिटीज़ मिलती है, इसको एमिवर्ट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिग 5 थ्योरीज। देखिए बिग 5 थ्योरीज में 5 तरीके के लोग बताए गए हैं, इस 5 तरीके की पर्सनालिटी बताई गए हैं। पहला है ओपननेस। ऐसे लोग जो ओपननेस वाले लोग हैं वो एक्सट्रोवर्ट्स के जैसे एक प्रॉक्सिमेटली समझ लीजिएगा। उनको नई चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट पढ़ना और नए एक्सपीरियंस को समझने में उनको अच्छा लगता है। ठीक है, और उनके अंदर टॉप पे क्या है? ओपननेस, खुलापन है। ठीक है, उनसे बात करेंगे तो उनके अंदर खुलापन होगा। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? उनके अंदर ओपननेस होता है। दूसरा, उनके अंदर न्यू कॉन्सेप्ट सीखने का, ठीक है, और नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का, एंजॉय करने का, मतलब ये सारी ट्रेड्स पाई जाती हैं ओपननेस। सेकंड है इसमें कॉन्शियसनेस। देखिए सेकंड इसमें जो बिग 5 थ्योरीज में 5 तरीके की टाइप्स बताएं, तो मैं एक बार बता देता हूँ। ओपननेस है इसमें, जैसे एक्सट्रोवर्ड्स हैं, कॉन्शियसनेस, जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, और एग्रीएबलनेस। ये 5 टाइप्स हैं, 5 तरीके के बिग 5 थ्योरीज में पर्सनालिटीज़ बताई गई। पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया गया, जैसे ओपननेस हुआ, अभी मैंने जैसे बताया ओपननेस, फिर एक्सट्रोवर्ड्स, कॉन्शियसनेस, स्टेबिलिटी और एग्रीएबलनेस। ठीक है, इसके बाद सेकेंड देखिए इसमें है कॉन्शियसनेस। देखिए कॉन्शियसनेस के इस यहाँ पे समझिएगा, अपने कार्य के प्रति ये हार्ड वर्कर होते हैं। इनको जो कार्य मिल जाता है वो अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, एक्ट ड्यूटीफुल होते हैं, फोकस जो भी उन्होंने कमिटमेंट कर दिया है उसके प्रति रहते हैं, और एम फॉर अचीवमेंट। ऐसे लोगों का एम क्या होता है? अचीव करना, जो भी इनको टारगेट मिला उसको अचीव करना। तो ये आप समझ, सिस्टमेटिक काम करते हैं, और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता है वो अपने टारगेट पे लगातार अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके बाद देखिए एक्सट्रोवर्जन, या एक्सट्रोवर्ड्स भी कह सकते हैं इसको, एक्सट्रोवर्ड्स। ठीक है, ऐसे लोग कैसे क्या होते हैं? इनकी एनर्जी लोगों से कनेक्ट होके ही मिलती है, लोगों से बात करके ही मिलती है। तो लोगों से बात करना, है ना, टॉकटिव होते हैं, ये एक्सट्रोवर्ड्स वर्जन की जैसे होते हैं। ठीक है, तो लोगों से बात करना, ठीक है, इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, और इनकी एनर्जी ही तभी मिलती है जब लोगों से वो बात करते हैं। तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्सट्रोवर्जन क्या है। नेक्स्ट देखिए एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस वाले लोग कैसे होते हैं? ये फ्रेंडली होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, और काइंड पर्सन होते हैं, और जेंटल पर्सन होते हैं, दयालु होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं। एग्रीएबलनेस वाले व्यक्ति जो होते हैं वो जल्दी से एग्री हो जाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से। तो एग्रीएबलनेस का मतलब वो जल्दी से एग्री होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरे से जल्दी से एग्री हो सकते हैं किसी से, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये कम एग्रीबलनेस वाले लोगों से दूर भी रहना पसंद करते हैं, जो कम हो, जिनके अंदर एग्रीबलनेस, वो कम ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। यानी लोगों की सहायता करना, लोगों के साथ सहयोग करना, परस्पर सहयोग करना, मदद करना इनकी आदत में होता है। लास्ट इसमें है बिग 5 थ्योरीज में 5 जो है यो न्यूरोटिज्म। ठीक है, न्यूरोटिज्म को हम, इट इज आल्सो कॉल्ड इमोशनल स्टेबिलिटी, इसको इमोशनल स्टेबिलिटी के रूप में जानते हैं हम। इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब जो इमोशंस हैं उनको स्टेबल रखो, यानी उनको कैसे रखो? एक स्थिर अवस्था में रखो, वो खुशी हो या गम हो, उन सभी में अपने आप को स्टेबल रखो। दीज पर्सनालिटी हैव टू टेंडेंसी ऑफ एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट इमोशन, ईजिली असेस एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना। न्यूरोटिज्म में भावनात्मक स्थिति को भी कह सकते हैं, भावनात्मक स्थिति को भी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति में जैसे एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि जो है भावनाएं आसानी से देखने की प्रवृत्ति होती है, इनको कंट्रोल करना।
अच्छा, इसको हम याद कैसे करेंगे? तो हम इसको बिग फाइव थ्योरीज को ओशन के थ्रू याद करते हैं, OCEAN। ठीक है, तो देखिए, ओ से हो गया ओपननेस, सी से हो गया कॉन्सियसनेस, ई से हो गया एग्रीएबलनेस, एक्सट्रोवर्जन सॉरी, ए से हो गया एग्रीएबलनेस और न्यू से न्यूरोटिज्म। तो ओशियन समुद्र के थ्रू आप याद रखेगा, OCEAN, ओशियन के थ्रू आप ये बिग फाइव थ्योरीज को याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन के थ्रू क्या हो सकता है? देखिए, मोटिवेशन एक तरीके से देखा जाए, मोटिवेशन मीन्स टू बी इंस्पायर्ड टू डू समथिंग। कुछ करने के लिए आप एस्पायर्ड हो जाए, यानी किसी चीज़ के लिए आप मोटिवेट हो जाएं, प्रेरित हो जाए किसी कार्य को करने के लिए, उसको मोटिवेशन करने हैं। ठीक है, अगर देखा गया है कि मोटिवेशन के एब्सेंस में हम लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टर्म भी लिखा है, मोटिवेशन वर्ड कहाँ से आया है? मोटिव से आया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे कुछ करने का, नई चीज़ें सीखने का वो जज्बा जगाया जाता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जगता है। सो अब मैं एक डिफिनीशन आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू सेज कहते हैं, द ड्राइव टू स्ट्राइव इज कॉल्ड मोटिवेशन। द ड्राइव टू स्ट्राइव इज कॉल्ड मोटिवेशन। इसका मतलब सब समझ गए होंगे कि लगातार संघर्ष करना, और संघर्ष करने की प्रेरणा को हम करते हैं, संघर्ष करने की प्रयास या प्रेरणा को हम कहते हैं मोटिवेशन। लगातार संघर्ष करना ये भी मोटिवेशन है, लगातार अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना ये भी मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन साइकोलॉजिकल फैक्टर है और ये आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इसकी कमी से हमारी परफॉर्मेंस गिरती भी है। अब इसके टाइप समझ लीजिए, मोटिवेशन के दो टाइप्स हैं। इट इज़ टू टाइप, एक है इंस्ट्रिंग, एक है इंट्रेंसिंग और दूसरा है एक्सट्रेंसिंग। इंट्रेंसिंग में हम इंटरनल बोल सकते हैं, इंटरनल, IN, इंटरनल मोटिवेशन भी बोलते हैं इसको, और एक्सट्रेंसन को बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल का मतलब होता है ऐसे इंसेंटिव जो खुद से आए, सेल्फ आए, है ना, ऐसे इंसेंटिव जो खुद से आए, खुद से हम सोचने लगे आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को मोटिवेट कर सकें आगे बढ़ने के लिए। देखिए, इन स्ट्रिंकिंग या इंटरनल मोटिवेशन इज इंटरनल, लिखिए में इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज इंटरनल, इसको इंटरनल बोलते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब आप समझिए, दैट द इंडिविजुअल मोटिवेशन इंसेंटिव, जो प्रोत्साहन आ रहा है, आर कमिंग फ्रॉम विद इन, हमारे अंदर ही से आ रहा है। जो फोर्सेस आ रहे हैं उसमें हमारे अंदर से ही हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक को बोलते हैं एक्सटर्नल, ये कैसे आता है? ये बाहरी, देखिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज एक्सटर्नल, या एक्सटर्नल होता है। ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो कहाँ से आता है? वो बाहरी इंसेंटिव से आता है। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन मीन्स द इंडिविजुअल मोटिवेशनल इंसेंटिव, प्रोत्साहन बोल सकते हैं, आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आ रहे हों, यानी बाहर लोगों से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइज ब्लीम, है ना, कैश प्राइज, इस बाहर से कोई महापुरुष को देख लिया हमने। अब दोनों को समझिएगा, जैसे कि इसको किसी को मोटिवेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? तो उसको गोल के बारे में, अब गोल सेटिंग, जिसका गोल सेट होता है तो वो क्या करता है लाइफ में, आगे उसको क्या करना है, क्या अचीव करना है, किस पोजीशंस में जाना है, तो गोल सेटिंग, उसका लक्ष्य सेट होना चाहिए। तो वो अपनी कैपेसिटी, है ना, कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, गोल के अकॉर्डिंग अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है। ये भी मोटिवेशन की एक टेक्निक है। दूसरा देखिए, स्पेक्टेटर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के प्रशंसक आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे भी वो मोटिवेट होता है और अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने में, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है। वर्बल कमेंट्स भी कभी कभी जो है देखा गया कि वर्बल कमेंट्स मिलने की वजह से प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोटिवेशन के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब यहाँ पे हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट, अगर आपके चारों तरफ अच्छा एनवायरनमेंट मिले, स्पोर्ट्स का अच्छा क्लाइमेट मिले, लोगों जो के अंदर
जो फैकल्टीज़ हैं, प्लेग्राउंड्स मिले, गुड क्वालिटीज़ के स्पोर्ट के इक्विपमेंट्स मिले और स्पोर्ट कोचेस मिले अच्छे, तो भी कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होते हैं अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। नॉलेज ऑफ रिजल्ट, जब कभी आपको नॉलेज पता चल जाए कि आपका रिजल्ट ये कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होते हैं कि आगे हमको काम करना है। नेक्स्ट देखिए, प्राइज एंड ब्लेम। कभी प्राइजेस एंड ब्लेम, कभी कभी ब्लेम मिल जाने की वजह से भी आप मोटिवेट होते हैं और अपने आप को प्रूव करने के लिए और मेहनत करते हैं। कैश प्राइज़, देखिए कैश प्राइज़, कभी कभी सर्टिफिकेट, कैश प्राइज़ या ट्रॉफीज़ मिलने से भी आप मोटिवेट होते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब मोटिवेशनल ये टेक्निक्स हैं जिससे हम मोटिवेट हो सकते हैं। मोटिवेशनल म्यूजिक, हम लोग मोटिवेशनल म्यूजिक और वीडियो देखते हैं तो उससे भी हमारा कहीं ना कहीं मोटिवेशन बढ़ता है। और पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले नए टॉपिक जिसका नाम है एग्रेशन। देखिए एग्रेशन भी बिहेवियर की तरह है। देखिए बिहेवियर को हम बोल सकते हैं, देखिए ये भी एक बिहेवियर है। देखिए इसको अगर समझें हम तो देखिए साइकोलॉजी के टर्म में, यानी मनोविज्ञान के टर्म में, द टर्म एग्रेशन रिफर्स द रेंज ऑफ बिहेवियर, इसको रेंज ऑफ बिहेवियर ही कहेंगे, दैट कैन रिजल्ट इन बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म टू वन सेल्फ। देखिए इसको समझिएगा, अगर किसी को एग्रेशन की भाषा को, अगर एग्रेशन को समझना है तो एक तरीके का रेंज ऑफ बिहेवियर ही है जिसके थ्रू उसके फिजिकल, इसके यानी शारीरिक रूप से, और साइकोलॉजिकल और मानसिक रूप से उसको कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाया जाता है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है फिजिकल तौर पे या फिर मनोविज्ञान, मानसिक पीड़ा देके। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें दोनों तरीके के इफ़ेक्ट्स के थ्रू उसको कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस को कम करने का काम किया जाता है। अब इसके टाइप समझ लेते हैं। देखिए इसके 3 टाइप्स हैं। एक इसका टाइप है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल जो एग्रेशन होता है, हॉस्टाइल एग्रेशन में क्या है समझिएगा। हॉस्टाइल एग्रेशन पूर्णतः ये प्राइमरी एम होता है उनका कि किसी को हम इंजर्ड करें। देखिए हॉस्टाइल एग्रेशन इज व्हेन द प्राइमरी एम टू कॉज फिजिकल हार्म और इंजरी टू योर ओपोनेंट। यानी हॉस्टाइल में वो उसका प्राइमरी गोल ही होता है कि किसी को शारीरिक रूप, किसी को मतलब अपोनेंट प्लेयर को शारीरिक रूप से उसको इंजरी या हार्म पहुंचाया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए उसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है, बॉलर क्या होता है, बाउंसर फेंकता है और बाउंसर कहीं ना कहीं बॉडी के किसी पार्ट में ये कंसंट्रेट नहीं कर पाता बैट्समैन, तो उसके कहीं बॉडी पार्ट में लग जाने से उसको हार्म पहुंचता है। तो इसको हॉस्टाइल एग्रेशन में रखा गया है। दूसरा देखिए एग्रेशन है, दूसरा एग्रेशन आप समझिएगा, दूसरा एग्रेशन का मेन मोटो है, इन दिस टाइप ऑफ एग्रेशन कम इन कॉन्ट्रैक्ट स्पोर्ट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं रग्बी जैसे गेमों में या फुटबॉल जैसे गेमों में, इसमें क्या होता है कि मनी के चक्कर में या फिर विक्ट्री के चक्कर में अपोनेंट प्लेयर को इंजर्ड किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड टाइप ऑफ एग्रेशन, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज बिहेवियर दैट हैज़ द इंटेंट टू हर्ट इन ऑर्डर टू अचीव मनी को अचीव करने के लिए या फिर विक्ट्री को अचीव करने के लिए हार्म पहुंचाई जाती है। देख सकते हैं आप, जीत के लिए या फिर मनी के लिए। थर्ड असर्टिव बिहेवियर, थर्ड टाइप ऑफ एग्रेशन जिसको बोलते हैं असर्टिव, आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं असर्टिव। ठीक है, असर्टिव टाइप ऑफ बिहेवियर। अब असर्टिव टाइप ऑफ बिहेवियर क्या है? असर्टिव टाइप ऑफ बिहेवियर देखिए ये साइकोलॉजिकल है। उन दोनों में तो आपने देख लिया होगा कि वो फिजिकली हर्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, आपने क्रिकेट में देखे वर्बल कमेंट करते हैं प्लेयर्स को, अपोजिट प्लेयर्स को, और उस तरीके से उनके देखा जाए तो परफॉर्मेंस को कम करने का काम करते हैं। ये लीगली होते हैं। it is the behavior that involves to use of legal physical verbal forces to achieve one's purpose। जैसे
स्लिजिंग क्रिकेट में होती है, वो वर्ड कुछ बोले जाते हैं, कुछ वर्ड ऐसे बोल दिए गए जिससे उस प्लेयर्स की भावनाएं आहत हुई, और आहत में वो अपना कंसंट्रेशन तोड़ देता है, और वो कहीं ना कहीं उल्टे सीधे शॉट खेलकर वो आउट हो गया। कंसंट्रेशन का काम किया जाता है। इफ़ एनी प्लेयर से समथिंग बैड वर्ड्स, इसको हम बोल सकते हैं, कुछ बैड वर्ड्स होते हैं, लेकिन लीगली देखा जाए, जैसे किसी के कलर पे, स्किन कलर पे, उसके हाइट पे, उसके वेट पे कुछ बोल दिया, तो इस तरीके से लीगली वैलिड होते हैं। और देखा जाए तो ये किसी तरीके से मतलब साइकोलॉजिकल होते हैं, फिजिकल तौर पे ये किसी साइकोलॉजिकल एक तरीके से देखा जाए तो प्लेयर्स के उस कंसंट्रेशन को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये हो गया एग्रेशन। अब स्पोर्ट्स में जो एग्रेशन है वो कहीं ना कहीं मतलब प्लेयर्स के मतलब देखा जाए तो उसके परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, कहीं कहीं इंजरीज भी देखने को मिलती हैं, और कभी कभी ये क्राइम की भी श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, और इसको कैसे मैनेज करें तो मैं आपको बताऊं कि इसमें हम डीप ब्रीथिंग ले सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हैं, स्टे कूल एंड कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगला नया टॉपिक आपका है जिसका नाम है एक्सरसाइज एधिरेंस। अब एक्सरसाइज एधिरेंस है क्या? देखिए, एक्सरसाइज एधिरेंस का मतलब होता है व्यायाम का पालन करें, ठीक है, अनुपालन करें, व्यायाम नियमित करें और सख्ती के साथ करें, तो समझ गए होंगे आप। तो देखिए, एधरेंस का मतलब यहाँ पे आप समझ गए, एक्सरसाइज एधरेंस टू द मेंटेन एन एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट इन फिजिकल एक्सरसाइज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यह तो आपको बात समझ में आ गई होगी। और इसमें देखिए लिखा है कॉन्टिन्यूस पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, और वो लगातार फिजिकल एक्टिविटी में लगे रहते हैं, लॉन्ग पीरियड तक लगे रहते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज एधेरेंस। और इसको हम ये कह सकते हैं जनरली स्टिक टू ए फिटनेस प्रोग्राम नोन एज एक्सरसाइज एधेरेंस। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सख्ती से साथ व्यायाम प्रोग्राम का अनुपालन करना, यानी सख्ती के साथ बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सख्ती रखते हुए स्पोर्ट प्रोग्राम को करना, स्पोर्ट प्रोग्राम का अनुपालन करना, ये क्या कहलाता है? आपका एक्सरसाइज एधेरेंस। तो आप बात को समझ गए होंगे कि एक्सरसाइज एधेरेंस कहते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देख सकते हैं आपको, कि इट इज़ अ एबिलिटी मेंटेन एन एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम। लंबे समय के लिए आप जो है एक्सरसाइज प्रोग्राम को एक्सटेंड करें, मेंटेन रखें, इसी को बोलते हैं एधेरेंस। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न यही है कि आप अगर इसको करते हैं तो रिड्यूसेस रिस्क ऑफ डिसीज़ आने का, जैसे ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़, जो लाइफस्टाइल डिसीजेज़ हैं, बैक पेन, ऐसी बीमारियां नहीं होंगी। मेंटल रिलैक्सेशन के लिए हम ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं, ये जो वर्ड है एक्सरसाइज एधरेंस, ये सब करते हैं। इसके बाद बेनिफिट्स इसके क्या हैं? देखिए, इसके बेनिफिट्स क्या है? देखिए, इसके रीज़न में भी मैंने ये चीज़ बताई, और अब बात हो रही है कि इसके बेनिफिट। देखिए, बेनिफिट्स क्या हैं? हेल्थ बेनिफिट्स है, जैसे कि रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज रिड्यूसेस होंगी। अगर एक्सरसाइज आप लंबे समय तक करेंगे तो क्या होगा कि हार्ट से रिलेटेड या फिर हम बोलें कि बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड जो बॉडी ऑर्गन सिस्टम से उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं देखें, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, ये सब। आप वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप वेट को कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिड्यूस रिस्क ऑफ सम कैंसर्स के हम कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। फिर अपने बोन्स और मसल्स की स्ट्रेंथ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव स्ट्रेस, इसको हम कर सकते हैं, स्ट्रेस को, टेंशन को हम कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है अपनी सेल्फ मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, यहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं, एक बार आप पढ़ लेंगे इसको तो याद हो जाएगा। इसके बाद इसमें स्ट्रेटजी कैसे बनानी है एक्सरसाइज के लिए, तो आप गोल सेट करिए, है ना। स्ट्रेटजी भी आपका टॉपिक था, स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसिंग एंड्योरेंस टू एक्सरसाइज। कैसे करें? गोल सेट कर लें कि हमको अपने आप को फिट करना ही करना है और इंजरीज से बचना ही बचना है, या बॉडी को स्वस्थ रखना ही रखना है। तो ये तो टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए
इसके साथ यहाँ पे लिखा है सोशल सपोर्ट इन्हेंसमेंट। सोशल सपोर्ट भी लोगों का बढ़ता है जब आप ऐसे ऐसी ये एथिनेंस की तरफ जाते हैं तो स्ट्रेटजीज बनती हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। देख सकते हैं आप, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसका अगर मैं मीनिंग बताऊं आपको, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है एट्रीब्यूट्स मीन्स ए क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट समवंस हैज़। अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति की वक्त होता है उसके गुण। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है उसके गुण, है ना, उसकी क्वालिटीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी के गुणों से रिलेटेड है। यानी फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मतलब है उसके गुणों की स्टडी करना, उसके व्यवहार और थॉट्स की स्टडी करना क्या कहलाता है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, इट इज़ रिलेटेड विद क्वालिटी ऑफ ए पर्सन स्पेशली रिलेटेड टू सोशल नेचर। उसका सोशल नेचर कैसा है, सामाजिक नेचर, व्यवहार कैसा है समाज के प्रति, तो उसको बोलते हैं हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुणों का, उसके व्यवहार या उसके थॉट्स, ये सारे गुणों का स्टडी करना। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। देखिए साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पे लिखा है, लेकिन हमको पढ़ना है साइकोलॉजी एट्रीब्यूट्स स्पोर्ट्स। देखिए इससे क्या होता है, इसमें सेल्फ स्टीम एक पॉइंट है, इसमें सेल्फ स्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान। जब हम खुद से अपने आप का सम्मान करेंगे तो लोगों के अंदर भी वो क्वालिटी जनरेट होगी कि हमारा सम्मान करें। लेकिन हम खुद से क्यों हम आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होती है खुद के हमारे अंदर, क्योंकि हमने अपने आप का मूल्यांकन कर चुके होते हैं। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं अपने एटीट्यूड का, अपने व्यवहार का, अपने कॉन्फिडेंस लेवल का और अपनी परफॉर्मेंस का। इसके थ्रू हम आत्मसम्मान, खुद से सम्मान करने लगते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी, सेल्फ स्टीम इज़ ए सेट ऑफ क्वालिटीज़ विच इज़ एन इंडिविजुअल ऑब्जॉर्व विद इन हिमसेल्फ। खुद करता है, और या हेल्प सेल्फ, या कोई मैन या वुमेन खुद अपने आप ही ऑब्जॉर्व करते हैं अपनी क्वालिटीज़ के। इससे थ्रू उसके अंदर सेल्फ स्टीम की भावना आती है। ठीक है, सेल्फ स्टीम के जैसे टाइप लिखे हैं, जैसे पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, इसके साथ साथ निगेटिव भी हो सकता है। सेल्फ स्टीम अपने आप को निगेटिव भी हम तोड़ने लगते हैं, तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि उनके अंदर अगर नेगेटिव चला गया तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के आपके वो जो साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड्स हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधक है, आपके गोल आगे बढ़ने में, यानी आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में वो कहीं ना कहीं बाधक होंगे। इसके बाद देखिए अगला है जो इसमें सेल्फ स्टीम्स इन स्पोर्ट्स में कहा गया है कि अगला जो इसमें टॉपिक है वो है मेंटल इमेजिनरी। देखिए मेंटल इमेजिनरी, खुद से हम अपनी वैल्यू तय करते हैं और हमारे दिमाग में एक छवि हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर तैयार होती है, हमारी प्रैक्टिस के ऊपर। तो वो प्रैक्टिस जो है होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके पावर मेंटल टूल्स को भी निर्धारित करती है। तो ये इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट जो आपका है वो है सेल्फ टॉक, खुद से बात करना। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ प्लेयर्स जब अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की बात करते हैं तो वो इनर वॉइस को भी सुनते हैं, आंतरिक जो वॉइस है उसको भी सुनने की कोशिश करते हैं, अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रही है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसके जैसे कि वर्ड को तय करना, जैसे इसमें लिखा है सेल्फ टॉक के कुछ वर्ड, जैसे खुद से हम बात करते हैं तो कैसे वर्ड करते हैं, कीप गोइंग, ठीक है, फोकस ऑन फॉर्म, रिपीटिंग मंत्राज, ऐसे मंत्र को बार बार, जैसे आई एम फीलिंग स्ट्रांग, जैसे कुछ लोग होते हैं सेल्फ टॉकिंग में ये सब वर्ड यूज़ करके अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने का काम करते हैं। और लास्ट में इसमें टॉपिक है सेल्फ गोल, खुद का बनाया हुआ गोल, जिसमें हम सक्सेस को शो करते हैं, मॉनिटर करते हैं अपनी प्रोग्रेस को, प्रोवाइड फोकस कंसंट्रेशन रखते हैं, और फिर मोटिवेशन भी
अपने अंदर वो जो इनर मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन, उसके मदद से हम अपने गोल को सेट करते हैं और वो ट्रेनिंग टेक्निक्स के थ्रू हम आगे बढ़ते रहते हैं। इसके थ्रू हमारे परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना, जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उनको इन्हेंस करना, गोल को प्रोग्रेस आगे की तरफ ले जाना, आउटगोइंग जो भी गोल्स हैं उनको किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। गोल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके थ्रू हम आगे अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश हुआ और इस चैप्टर के PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।